नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, हम ईथर के कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देख चुके हैं, उसके रासायनिक गुण देख चुके हैं और आज हम जो बचे हुए रासायनिक अभिक्रियाएं उनको देखेंगे। इस तरह से इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस चैप्टर का यानी कि कौन सा चैप्टर? चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के लगभग सारी टॉपिक हम कवर कर लेंगे। तो ये इस चैप्टर का आखिरी क्लास, लास्ट क्लास है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पार्ट 2। पार्ट 1 हो चुका था। इसके पहले तो ईथर के 3 लेक्चर, पहले में इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और उसके बनाने की कुछ विधियां, और सेकंड में हमने देखा बनाने की कुछ विधि और भौतिक गुण और रासायनिक गुण, और हम अब देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि 3 पार्ट हुआ। तो जरा ध्यान दीजिएगा, चैट पे ज्यादा मत भरोसा करो, ज्यादा चैट मत करो बेटा, क्योंकि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। आप जो बोल रहे होते हैं मैं उसको सुन रहा होता हूं, जरूरी होगी तब मैं आपकी बातों को क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा, है ना। और जहां तक जरूरत नहीं है आप मुझे चैट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए, जरूरत की बातों पे ध्यान दीजिए और पूरा मेहनत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे पहला रिएक्शन, हमने कौन कौन से रासायनिक अभिक्रियाओं की तरफ, इन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को एक करके देखते जा रहे हैं। तो ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और इनसे हम आगे बढ़े। सबसे पहले हैलोजनीकरण, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं उनको हम देखना चाहते हैं। तो देखो बेटा क्या क्या दिया गया है यहां पर। एल्किल समूह से होने वाली अभिक्रियाएं, तो ईथर क्या होता है, ईथर का एग्जाम्पल लेके चलता हूं, ROR लेकर चल सकते हैं, या CH3 एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं। ये ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये याद रखें। मैं एक और असममित ईथर ले लेता हूं, तो इससे पता चल जाएगा किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं। एल्किल समूह से संबंधित अभिक्रियाएं, यानी इससे संबंधित अभिक्रियाएं, इससे संबंधित अभिक्रियाएं, इनसे संबंधित अभिक्रिया, पहला अभिक्रिया। दूसरा ईथरी ऑक्सीजन की क्रियाएं, यानी इससे संबंधित अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बंध के टूटने और से रिलेटेड रिएक्शन होगा, तीसरी टाइप की अभिक्रिया। बेंजीन रिंग, यानी कि ये एरोमेटिक ईथर में देखने को मिलेगा। एरोमेटिक ईथर में 2 शब्द पे ध्यान देना। एरोमेटिक ईथर में दो एरोमेटिक ईथर का नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है एनिसॉल और दूसरा है फिनेटॉल। नोट करें, मैं जैसे जब भी क्लास स्टार्ट करता हूं तो एक लाइन बोलता हूं जरूर। अगर आप लोगों ने कॉपी ओपन करके नहीं बैठा है, पेन ओपन करके नहीं बैठा है और चीजों को नोट नहीं कर रहे हैं, तो फिर सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब भी कोई लाइव क्लास आता है या कोई क्लास आती है तो सबसे पहला काम करते हैं उस वीडियो को देखते हैं। ये मनोरंजन नहीं है, ये पढ़ाई है। ये मनोरंजन नहीं है, ये सीखना है। जब किसी चीज को सीखना होता है ना, तो पूरी मेहनत हमें उसके ऊपर झोंकना पड़ता है। तो हमें मेहनत करना है और फिर उस चीज को ग्रहण करना है। मनोरंजन में क्या होता है, यार कुछ सीख पाए नहीं सीख पाए, छोड़िए, हो गया निकल गया। लेकिन यहां पर आपको पढ़ना है, तो क्या करें, आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठें। जब लगता है कि आपको थोड़ा सा पॉज कर लेना चाहिए, थोड़ा रोक लेना चाहिए वीडियो, तो थोड़ा रोक लो, नोट कर लो। थोड़ा पीछे जाना चाहिए, जरूर जाइए और फिर देखिए। तो इस तरह से क्या होगा, आप उस चीजों को सीख पाएंगे। तो चलिए, एनिसॉल होता है O पर एक बेंजीन रिंग और उस पर O पर एक CH3 ग्रुप, यानी कि फेनिल मेथिल ईथर। ठीक है, अब यहां पर देखें, मेथिल फेनिल ईथर, यहां पर है फिनेटॉल में C2H5 और ये बेंजीन रिंग, ये लीजिए। हम मूल रूप से आज देख रहे हैं ईथर के रासायनिक गुण। क्या देख रहे हैं हम लोग? रासायनिक गुण।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला देखेंगे एल्किल समूह से संबंधित अभिक्रियाएं, आर से संबंधित अभिक्रियाएं। इसमें पहली अभिक्रिया आपको बताऊंगा हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में बताऊंगा मैं क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण मतलब तक क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन गैस से क्रिया को कहेंगे क्लोरीनीकरण। क्लोरीन का जोड़ना। क्लोरीन ईथर से जब अभिक्रिया करती है तो क्लोरीन की एक विशेषता है, क्लोरीन को जब प्रकाश मिलता है तो वह एक्टिवेट हो जाता है, मुक्त मूलक का निर्माण करता है। तो इस आधार पर अगर प्रकाश न हो या मंद प्रकाश हो तो वो धीरे गति करेगी, कम रिएक्शन होगा। और जब उसको प्रकाश मिलता है तो उच्च गति से रिएक्शन करेगा, अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा और वो अधिक से अधिक जगह से हाइड्रोजन हटाएगा और खुद जुड़ेगा। तो सबसे पहले मैं मंद गति अभिक्रिया के बारे में बताता हूं। मंद प्रकाश की उपस्थिति में सिंपल एक रिएक्शन होता है। एक एग्जांपल के तहत चले, मेरे पास मैं लेता हूं डाईइथाइल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, ये है डाई इथाइल ईथर। इसकी क्रिया करा रहे हैं हम क्लोरीन के साथ और ये कैसा है, बहुत कम प्रकाश में है, मंद प्रकाश में। अब इस जगह पे सीखने वाली बात है, जब कम प्रकाश में अभिक्रिया होगी तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन, देखिए क्रियात्मक समूह ये हुआ, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है तो ये अल्फा है, अगला कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा। अब इस तरफ जाओ तो ये क्रियात्मक समूह है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन है, उसके बाद वाला ये बीटा कार्बन। ऐसी जगहों पर जब रिएक्शन होगा तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हटा करके करेगा। जैसे एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से हटाया और ये एक क्लोरीन हाइड्रोजन यहां से ले लिया और ये क्लोरीन बन जाएगा HCl और ये निकल गया। यहां पर लिख सकता था, यहां पे लिख सकता था, एक ही मतलब है, क्लोरीन निकल गया। दूसरी बात है कि जब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को लेकर निकल गया तो HCl हुआ, तो यहां पर हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। जरा देखिएगा कितना था, पहले हाइड्रोजन 2 था, कितना हो गया 1, तो CH3 CH2O CH CH3, इस जगह पर एक संयोजकता बच गई। इस जगह पर आप देखिएगा हाइड्रोजन निकल गया तो एक क्लोरीन इस जगह पे जुड़ जाएगा। इस तरह से ये कहलाएगा अल्फा क्लोरो, एक जगह पर क्लोरीन जुड़ेगा तो ये अल्फा क्लोरो डाई इथाइल ईथर कहलाएगा, एक जगह पर जुड़ा है। तो अल्फा क्लोरो, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे है, अल्फा क्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो कहेंगे, क्लोरो डाई इथाइल ईथर, ये बन गया। अब बेटा अगला स्टेप ये होगा, हम थोड़ा सा आज स्पीड में चलेंगे ना, क्योंकि पिछले क्लास तक हमने काफी चीजें थोड़ा सा स्लो चला था, तो अब इसमें थोड़ी स्पीड कर लेते हैं। आप कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। अब और भी आगे क्रिया हो सकता है, क्योंकि इसके एक अल्फा हाइड्रोजन निकल करके क्लोरीन लगाए, यहां पर अल्फा का है और भी, तो याद रखना अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन या उसको हटाना बहुत आसान होता है। तो ये वाला अल्फा एक और निकल जाएगा तो एक बार क्लोरीन फिर से रिएक्शन करेगा, वो भी मंद प्रकाश की उपस्थिति में ही हो रहा है। तब एक यहां का क्लोरीन हाइड्रोजन हट गया, उस जगह से निकल गया एक HCl, यानी एक H निकला, एक Cl यहां से, अब एक Cl बचा है वो इस जगह पे जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बचा और क्या जुड़ा, आप नोट करते जाएंगे तो समझ में आते जाएगा। CH3 हो गया, CH हो गया, OCH Cl और इस जगह पर CH3, इस जगह से निकला था, इस जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ गया। इस तरह से यहां पर अल्फा अल्फा डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर के अल्फा को इधर को एक साइड को अपन डैश मान देते हैं। तो क्या होगा, अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो, दो जगह हो गया, डाई इथाइल ईथर का निर्माण हुआ। ठीक है, इस तरह की अभिक्रियाएं होती हैं अगर प्रकाश कम है। तो ईथर का क्लोरीनीकरण का मतलब हुआ
क्लोरीन गैस से क्रिया कराते हैं। तो कब की स्थिति? मंद गति में और कमी में। क्लोरीन की कमी है, ऐसा नहीं क्लोरीन बहुत अधिक मात्रा में लिया गया, इसकी कमी में। कमी में हुआ, और जब अधिकता हो जाएगी तो थोड़ा सा और रिएक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन होगा तो क्लोरीन जितने भी हाइड्रोजन है सबको उठा ले जाएगा। चलो देखते हैं क्या हुआ। CH3 CH2 O CH2 CH3, क्रिया किसके साथ हो रही है? क्लोरीन के साथ। Cl2, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जहां पर हाइड्रोजन है, एक यहां पर है, देखो 3 2 5, 2 और 3 5, यानी कि 10 हाइड्रोजन। 10 का 10 हाइड्रोजन निकल जाएगा इसके क्लोरीन के साथ। 10 हाइड्रोजन निकल जाएगा, 10 HCl बनाएगा। 10 हाइड्रोजन पूरा निकल गया, उस जगह पे पूरी जगहों पर क्लोरीन आ जाएगा। तो क्या हो गया जरा देखें। CH3 था, यहां CCl3 हो गया, CCl2 हो गया, O फिर C पर H की जगह Cl आ रहा है ना, Cl2 हो गया, फिर CCl3 हो गया। अब टोटल क्लोरीन कितना लगा? यहां पर 10 क्लोरीन, यहां पर 10 क्लोरीन, यानी कि 20 क्लोरीन। तो 10 दूना 20, 10 गुनी 10 दूनी 20 हो गया, यानी कि 2। अब इसको क्या नाम देंगे? उसको नाम क्या देंगे? पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर नाम देंगे इसका। इस तरह से मैंने कहा, जब भी आपको लिखना रहता है थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लिया करो, रोक लिया करो और फिर उसे नोट कर लिया करो। हर बार मैं थोड़ा सा ऐसे पीछे हो जाऊंगा, उसके बाद आप, जैसे ये वाला है, इसको नोट नहीं किए हो तो नोट कर सकते हो। मैं तो आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो, फिर आप लिखते रहो, फिर थोड़ी देर मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई। लेकिन आप रोक के कर लिया करो, कुछ नहीं होता इससे, इसी से सीखेंगे आप। लिखते जाएंगे तब सीखेंगे आप। यहां पर देखिए, ठीक है। अब अगला है दहन। दहन का मतलब होता है पूर्ण ऑक्सीकरण। दहन का मतलब होता है कि वो जो तत्व है, सारी तत्व ऑक्सीडाइज हो जाना, यानी ऑक्सीकृत हो। जैसे कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन है तो जल बन जाएगा। इस तरह से रिएक्शंस होती हैं, इनको ऑक्सीकरण कहेंगे। इससे काफी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ईथर भी अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है। ईथर कैसा है? अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेजी से होगा। वायु के साथ इनका, चूंकि ये वाष्पशील भी है, इसलिए ये विस्फोट के साथ जलती है। हाइड्रोजन पानी बना लेगा, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और काफी ऊष्मा और गर्मी निकलता है। तो ये है इसके दहन। तो दहन क्या हुआ जरा देखें। मैं कोई भी एक ईथर ले लेता हूं। चलो मैंने एक ईथर लिया, उदाहरण या रिएक्शन लिख देता हूं। मैंने ईथर लिया। अब ईथर को चाहे तो आप C2H5OH लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने C2H5 को क्या लिखा यहां पे पहले वाले में? CH3CH2 लिखा। आपको पता है, इतना तो करना आप सीख चुके हो, है ना। चलो, C2H5 ये डाईइथाइल ईथर है। अब इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हो तो जरा देखो क्या होने वाला है। कार्बन है 2 और 2 4 कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा 4। कार्बन ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। हाइड्रोजन मेरे पास कितना है? 5 दूनी 10, 10 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बनाता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पानी। तो कार्बन जो है इसके साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ऑक्सीजन से रिएक्शन है, और हाइड्रोजन जो है पानी बना गया। 4 कार्बन 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 10 हाइड्रोजन 10 पानी, ये रिएक्शन हो गया। अब 10 हाइड्रोजन तो 5 पानी होगा, क्योंकि जल में 2 रहता है, तो 5 दूनी 10 हाइड्रोजन हो गया। चलिए, ये बन गया। अब देखो टोटल ऑक्सीजन कितना खर्च हुआ है। इस तरफ ऑक्सीजन कितना है? 4 दूनी 8 और 5 8 5 13। 13 में 1 कम कर दो तो 12 हो गया। 1 कम कर दो 12 हो गया। 12 यानी कि 6 दूनी 12।
तो 12 ऑक्सीजन यहां पर, एक 13 ऑक्सीजन, इस तरह से। और हाँ, इसमें बहुत बड़ी बात है कि इसमें काफी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलता है, और काफी मात्रा में प्रकाश भी निकलता है। तो ये लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसी तरह से किसी भी ईथर की रिएक्शन कुछ इसी तरह से होगी। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। ईथरीय ऑक्सीजन की अभिक्रिया। ईथरीय ऑक्सीजन की अभिक्रिया मतलब जिसमें ये ऑक्सीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो ध्यान रखिएगा ईथर में क्या खास बात है, ईथर के ऑक्सीजन में क्या खास बात है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए ये नोट कर लिया ना बेटा, ये नोट कर लिया ना। चलिए तो यहां पर ये दहन की क्रिया आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ईथरीय ऑक्सीजन से होने वाली अभिक्रिया है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, हर एक ऑक्सीजन पे, ईथर के जो ऑक्सीजन है दोनों ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन युग्म से होने वाली रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म है मतलब ये लुईस क्षार है। तो चलो बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लुईस क्षार कहलाता है, आपने 11th में पढ़े हैं आयनिक साम्यावस्था के अंतर्गत। तो चलिए हम बात करते हैं। तो ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण यह लुईस क्षार की तरह काम करता है। अब इस बात को थोड़ा समझ लें, आर ओ आर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसे दान कर सकता है, तो यह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह काम करता है, यानी इससे संबंधित कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो रिएक्शन है वो किस तरह से है, तो ये अम्लों के साथ, सांद्र अम्लों के साथ रिएक्शन करके बनाता है क्या लिखे, ऑक्सेनियम, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम लवण या ऑक्सोनियम आयन बनाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस के बारे में बात करूंगा तो बिल्कुल बात समझ में आएगी। मैं सांद्र अम्लों के साथ एक रिएक्शन करके दिखाता हूं। कोई अम्ल हो तो H प्लस दान करता है, तो मेरे पास देखिए R O इलेक्ट्रॉन युग्म और ये R है, यानी कि ये ईथर है। ईथर जो है किसके साथ रिएक्शन, अम्ल के साथ, तो अम्ल है H प्लस की जगह HCl लेकर हम आपको दिखाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो संरचना है देखें R O ऐसा। अब यहां पर सिंपल से काम होगा कि H प्लस मतलब इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है ये प्लस था उदासीन हो गया और इस तरह से इनके बीच में एक बंध बन गया। इस तरह से ये यहां पर ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाता है। हम इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं R O इलेक्ट्रॉन युग्म H प्लस को द्विक पूर्ण करना है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इस दोनों के बीच में उपसहसंयोजी बंध का निर्माण हो जाएगा। हम इसी को लिख सकते हैं इस तरह से कि भैया ये लिख दीजिए R दोनों है तो R O R बॉन्ड H प्लस, इस तरह से लिखते हैं। इन्हों को कहा जाता है डाई एल्काइल ऑक्सोनियम आयन। अब आप इनमें से कोई भी चीज आप लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको यहां पर दर्शाया। तब ये रिएक्शन अगर करता है, उदाहरण दिखाता हूं मैं आपको एक। तो उदाहरण क्या होगा कि HCl से क्रिया, मैंने ईथर ले लिया C2H5O
C2H5। ये मैं ले लिया इसको। अब इसकी क्रिया किसके साथ करा रहा हूं? HCl के साथ। तो क्या होगा, ये H प्लस इसके साथ आ जाएगा, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा C2H5 C2H5 OH प्लस और Cl माइनस। तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा? डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम क्लोराइड। डाई एथाइल ईथर ऑक्सोनियम डाई इथाइल ईथर नहीं लिखूंगा, डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड लिखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ईथर तो हो गया, ईथर तो ऑक्सोनियम बन गया, ऑक्सोनियम क्लोराइड, इस तरह से। तो दूसरे अम्लों के साथ भी इस तरह की रिएक्शन आप दिखा सकते हैं, करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, कुछ उपसंयोजी बंध बनने का भी इसमें देखने को मिलता है। तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है तो वो उपसंयोजी बंध बना सकता है। तो जरा देखें कैसे। लुईस क्षार होने के कारण, चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्मदान करने की वजह से ये BF3 या इनसे रिएक्शन करके उपसंयोजी बंध का निर्माण करता है। एक एग्जांपल देखिए, RO इलेक्ट्रॉन युग्म BF3। अब दोनों को समझिए, ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है और इसके साथ 2 R जुड़े हुए हैं। BF3 बोरॉन के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन इसके साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये लीजिए, अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म इनके साथ उपसंयोजी बंध से जुड़ेगा। एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ, संकुल का निर्माण हुआ। उपसंयोजी यौगिक का निर्माण हुआ। तो ये इस प्रकार का बंधन, अब इसको लिखना चाहे तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, R2O उपसंयोजी बंध BF3, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। चलिए साहब, तो ये हुआ इनके बारे में बात। हाँ, यही एक गुण है जिसकी वजह से ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को इसमें घोला जा सकता है। ये बातें मैंने छोटी सी लाइन पे आपके लिए लिख दिया है। इस अभिक्रिया के कारण ईथरों को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नोट कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए, नोट करिए, पॉज कर लीजिए, नोट करिए, आगे बढ़ते जाएंगे। चलो, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लो बेटा ना। परऑक्साइड का निर्माण, एक बड़ी मजेदार बात है कि परऑक्साइड बनाता है, यानी ऑक्सीजन के साथ इनको रख दें तो ये प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में छोड़ दें तो ये धीरे 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 अपने आप स्वयं परऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। परऑक्साइड कैसे बनेगा जरा देखिए, एग्जांपल मैं देता हूं। CH3 CH2 OCH2 CH3, ये है डाई इथाइल ईथर, जैसे कि आप जानते हैं। ये वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती है, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। ये ऑक्सीजन इस जगह पर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को हटा देगा वहां से। चलो देखते हैं, CH3 CH2 OCH CH3, इस जगह के हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन को हटाने के बाद वो ऑक्सीजन इस जगह पर O इस तरह से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो यहां पर आ जाएगा। इसको कहा जाएगा हाइड्रोपरऑक्साइड। इसको क्या कहा जाता है? डाई एथिल ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड या ईथर परऑक्साइड के नाम से भी जाना जाएगा। और ये जो ईथर परऑक्साइड है ये बहुत ही विषैला और विस्फोटक होता है। कैसा होता है? यह विषैला एवं विस्फोटक होता है। विस्फोटक किसको बोलते हैं? जैसे बम में बम
आग लगाएंगे, तेजी से जलता है और फट जाता है, यानी एक प्रकार का एक्सप्लोजन करता है, यानी विस्फोट करता है। ऐसे पदार्थों को विस्फोटक कहा जाता है। तो हमने इसी बात को लिखा है, वायु में खुले रखे ईथरों में पेरोक्साइड उपस्थित होते हैं, यानी ये उपस्थित होता है, जो उच्च ताप पर विस्फोट के साथ अपघटित होते हैं। इसलिए ईथरों के शुष्कन के लिए कभी भी ईथरों का वाष्पन या आसवन नहीं किया जाता। यानी ईथर को हम इसलिए वाष्पित नहीं कर सकते हैं या इसलिए आसवन नहीं करते हैं खुले वातावरण में, क्योंकि वो वायुमंडल के साथ ऑक्सीजन के साथ मिल करके वो ईथर पेरोक्साइड का निर्माण ना कर ले। तो ईथर पेरोक्साइड बहुत ही विषैला भी होगा और विस्फोटक भी हो जाएगा, यानी कि वो उस जगह पे दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहेगी। चलिए हम आगे बढ़ें। कुछ अभिक्रियाएं हम देखेंगे सी और सी के बीच के बंध के टूटने की। यह बंध बहुत ही स्थायी होता है, लेकिन फिर भी कुछ अभिक्रियाएं ये देती हैं। तो कौन सा बंध टूटना? आर ओ आर, कोई भी ये बंध टूटेगा या ये बंध टूटेगा, एक ही मतलब है, लेकिन वो अलग अलग परिस्थितियों में ये अलग अलग जगह से बंध टूटता है। उसे हम देखेंगे किन किन जगहों से किस किस तरह से बंध टूटते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, यानी HI के साथ अभिक्रिया, HBr के साथ अभिक्रिया। इसको कहा जाता है जिसल विधि। क्या कहा जाता है? जिसल विधि कहा जाता है। तो इस जिसल विधि में क्या होगा जरा देखें। सबसे पहली बात याद रखना, ईथर की अभिक्रिया HI के साथ होती है। ईथर की अभिक्रिया किसके साथ? HI के साथ। तो ध्यान रखना, ईथर की अभिक्रिया जब HI के साथ होता है, ये थ्योरी बाद में बताऊंगा, पहले रिएक्शन समझाते जा रहा हूं। ROR डैश अभिक्रिया हो रहा है HI के साथ, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह अभिक्रिया हो रही है। बेटा H अलग हो जाएगा, I अलग हो जाएगा। इसमें कोई ये या ये टूट गया तो एक टूट करके अलग हो जाएगा RO के साथ, और एक टूट करके अलग हो जाएगा ओनली R डैश। O जिसके साथ है उसके साथ आ जाएगा ये H, और जिसके साथ ओनली R है ये इनके साथ आ जाएगा I। अब देखें क्या हुआ। RO और इसके साथ आ गया इसका H। दूसरा क्या हुआ जरा देखें। दूसरा क्या हुआ? R डैश, R डैश के साथ कौन आ गया? I। ये I इसके साथ आ गया, तो ये अल्कोहल बना और ये बना एल्काइल आयोडाइड। अब यहीं पर थोड़ा समझना है कि ये ऑक्सीजन किसके साथ रहना चाहेगा, छोटे वाले समूह के साथ, बड़े वाले के समूह के साथ। तो हमेशा याद रखना ऑक्सीजन बड़े वाले समूह के साथ रहेगा। ये बड़ा होगा, ये बड़ा छोटा क्या बताता हूं, ये बड़े के साथ, और ये छोटा है, बराबर है तो कोई बात नहीं, छोटा है। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। उदाहरण C2H5 O C2H5, इसके साथ ये अभिक्रियाएं होने लगेंगी। हैप्पी बर्थडे बेटा। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुको बेटा। कहाँ बुझ जाना। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। मुझे देख रहे हो, मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं देखा कुड़ू कुड़ू बजा तो मैं गुड मॉर्निंग बेटा, हैप्पी बर्थडे। मैं क्लास ले रहा हूँ, देखो क्लास चल रहा है, पूरा क्लास चल। हाँ दिख रहा है? कटिंग कर दूंगा, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है, कोई परेशानी नहीं, कटिंग कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? कहाँ जा रहे हो?
आप ही ट्राई कर रहे हो? अरे वाह, बढ़िया। हम लोग एटीवी राइड के लिए। क्या, किसके लिए? राइड के लिए। अरे वाह, गाड़ी, ड्राइविंग राइड। यहाँ तो ट्रैफिक है बहुत। अरे हाँ, बाप रे, कितना खतरनाक शहर है। उल्टा चलाना पड़ता है ना गाड़ी। ड्राइविंग साइड क्या है? ड्राइविंग साइड क्या है, राइट के लेफ्ट? इंडिया की में सही है, इंडिया, लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट, हाँ राइट, हाँ ठीक ठीक ठीक, सेम सेम। चलो बेटा, एंजॉय करो, है ना। मैं मम्मी से बात करो, मैं, हाँ मम्मी से बात करो। हैप्पी बर्थडे। हाँ, थैंक यू। हेलो, तो यहां पर रिएक्शंस जो हो रहे थे वो किस तरह के हैं, जरा देखिए। आप बता सकते हो क्या क्या होगा? HI के साथ अभिक्रिया है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी C2H5 है, ये भी C2H5 है, यानी कि दोनों का साइज बराबर है, एक जैसी साइज में है, आकार दोनों का बराबर है, तो कहीं से भी तोड़िए। चलो मैं यहां से तोड़ देता हूं, तो ये मिलकर C2H5। अच्छा, O जिसके साथ है उसके साथ H आ जाता है, सीधी सी बात है, बाकी बच गया, वो आपस में जुड़ जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, C2H5OH बना। सही है, बोलो, थोड़ा सा स्पीड बनाओ बेटा अपने आप को, लिखोगे पॉज करके लिख लेना। फिर देखो यहां पर अब क्या हुआ, अब बचा ये C2H5 I के साथ आ गया। अब एक एग्जांपल और लिखता हूं, चलिए। CH3O C2H5, अब इसकी अभिक्रिया HI से कराओगे, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह अभिक्रिया है। अब क्या करोगे, क्या बनेगा, सोचो। अगर इतने देर तक हमने कुछ बातें किया है तो आप सोच सकते हो इन बातों को। चलो सोच के बताओ क्या होगा, रिएक्शन करके देखो। चलो चैट पे, मैं चैट वगैरह करते रहोगे, बाद में लास्ट तक करते रहोगे, लेकिन ये काम तो करो कम से कम। चलिए अब यहां पर वो काम मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा बड़े के साथ रहने दीजिए ऑक्सीजन को, ये लीजिए। जब बड़े के साथ ऑक्सीजन है, बड़ी समूह के साथ ऑक्सीजन है, तो H उन्हीं के साथ आएगा। तो क्या बना, फिर से देखिए, यहां पर C2H5O के साथ H, तो C2H5OH प्लस बच क्या गया, CH3 के साथ ये I आ जाएगा, CH3 के साथ I आ गया। एक एग्जांपल और देता हूं, इसको बना के देखिए आप। तीसरा नंबर एग्जांपल, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये तीसरा। जिसल विधि से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो रिएक्शन ये आया, C2H5O C6H5HI के साथ रिएक्शन कंप्लीट करिए, तो कैसे करोगे आप, सोचो। तो फिर वही काम करोगे जो मैंने अभी बताया। सिंपल एक तरीका है कि आप क्या करोगे, O को किसके साथ रखोगे, बड़े के साथ, ये लीजिए। तब O इसके साथ आया तो H इसी के साथ आएगा, तो क्या बन गया, C6H5OH बन गया फिनॉल प्लस C2H5I। इस तरह से रिएक्शन होते हैं। जो बोल रहे होते हैं ना हम, उसे सुनना है आपको, और जो लिख रहे होते हैं उसे आपको लिखना है। अब चलते हैं आगे। अगला रिएक्शन है PCl5 के साथ। सिंपल रिएक्शन है PCl5 के साथ, आपने पहले भी इस तरह के रिएक्शन किए हैं। रिएक्शन क्या कहता है कि PCl5 PuCl3 बनाता है। मैंने अगर ROR डैश लिखा है, अलग अलग है मान लीजिए, तो क्या होगा,
PCl5 ऑक्सीजन को ले लेगा और बनाएगा POCl3। देखो PCl5 से Cl3 हुआ, 5 क्लोरीन से 3 क्लोरीन हुआ, 2 क्लोरीन गया कहां, एक क्लोर। अब एक देखो ये अलग हो गया दोनों, R एक अलग हो गया है, बच गया उसकी संयोजकता, दूसरी R अलग हो गई है, R डैश। तो एक Cl आ जाएगा R के साथ, इसके साथ एक Cl आ जाएगा इसके साथ। इस तरह से अभिक्रियाएं होती हैं, यानी एल्काइल क्लोराइड का निर्माण होता है। अब आप इसी के साथ उदाहरण आप लोग बनाइए, मैं यहां पर लिख देता हूं। CH3O CH3 PCl5 के साथ रिएक्शन कराइए। C2H5O CH3 इसको आप कराइए, PCl5 के साथ रिएक्शन कराइए। ये आप करिए, ये आपका होमवर्क है। नोट कर लें। अब अगला रिएक्शन है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, जल का निकलना। कैसे, जरा देखें। जब डाई इथाइल ईथर या किसी ईथर को, बड़े ईथर को, डाईमिथाइल ईथर में नहीं होगा लेकिन जो बड़े ईथर है उसको गर्म करेंगे एल्यूमिना के साथ, तो वो उसमें से पानी निकाल देगा। तो किस तरह से पानी निकलेगा जरा देखें। C2H5O C2H5, इसको हम गर्म कर रहे हैं एल्यूमिना के साथ, एनहाइड्रस Al2O3 के साथ 360 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तब होता क्या है, ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यहां से ले लेगा, एक हाइड्रोजन यहां से ले लेगा, तो क्या बचा जरा देखो। तो ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, पानी बन गया, पानी बन के निकल गया। ये इधर से बचा क्या है, C2H5 में बचा है C2H4, C2H4 और 2 ठो बना C2H4। C2H4 होता क्या है, यह एथिलीन है, इसको एथीन भी कहते हो, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एथीन है। नोट। अगला रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, बेंजीन नाभिक अभिक्रिया, बेंजीन से होने वाली अभिक्रिया, बेंजीन रिंग के साथ होने वाली अभिक्रिया, यानी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ होने वाली अभिक्रिया। तो इसमें सिंपल सा एक बात समझना है कि ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक ईथर में होगा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आर्थो और पैरा स्थिति में होगा। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, यहां से मैं ले लेता हूं एनिसॉल C2H O CH3, यहां पर C6H5 है मेरे पास, ये बेंजीन है। इसमें होने वाली अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या होगी, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो नाइट्रिक अम्ल होता है HONO2, यानी HNO3 है, ये नाइट्रिक अम्ल है, हमने ओपन करके लिखा है आपके लिए, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा, ये OH इस बेंजीन में जहां ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो स्थिति है, ये मेटा है और ये पैरा है, तो ऑर्थो या पैरा से हाइड्रोजन ले लेगा ये और पानी बन के निकल जाएगा इस तरह से। और अब क्या होगा, NO2 उस जगह पे जुड़ जाएगा, या तो इस जगह पे या फिर इस जगह पे, ठीक है। तो क्या हुआ, OCH3 NO2, या क्या हो सकता है OCH3, या दोनों का मिश्रण मिलेगा आपको NO2। तो मैं यहां पर अक्सर हम लोग यहां या वगैरह नहीं लिखते, यहां पर हम लोग प्लस लगा देते हैं क्योंकि दोनों तरह के मिश्रण हमें देखने को मिलता है।
अच्छा, छोटा सा मैं इसको थोड़ा सा यहां पे लिख दूं ताकि वो लिखा हुआ है छिपे नहीं। ये क्या कहलाता है? एनी सॉल्व। और ये क्या कहलाएगा? अच्छा, पहला पोजीशन पे तो ऑर्थो पे लगा देता हूं क्योंकि पहला वो हो गया NO2। ऑर्थो एनिसॉल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल, पैरा नाइट्रो एनिसॉल। ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल और ये पैरा नाइट्रो एनिसॉल। हम अब आखिरी में देखेंगे ईथर के क्या क्या उपयोग हैं। आपको इन उपयोगों के बारे में बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। बच्चों इस बारे में ध्यान रखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट उपयोग तो बताने वाला हूं, लेकिन अगर आप इसी तरह से और ज्यादा गहराई से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो भाई आपको एक बेहतर क्लास के साथ जुड़ना होगा, गहराई से जुड़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, हर चीज का उपयोग करना होगा अगर नंबर लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं। तो एक टॉपर की बेहतरीन चॉइस होती है बेहतरीन शिक्षक। ये नहीं कि बेहतरीन भीड़, जितनी ज्यादा भीड़ हो वो बेहतरीन नहीं हो सकता है, जितना बेहतर होगा वो बेहतरीन होगा। तो आपको एक अच्छी क्लास के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहिए और हमारे ऐप के साथ विक्रम सर हैव केमिस्ट्री या हमारा नंबर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर के साथ आना चाहिए ताकि आप एक बेहतरीन पढ़ाई कर सकें। आपको कहना चाहूंगा कि यहां पर जो भी पढ़ाई होती है उसको आप जब करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि एक बढ़िया सा पढ़ाई हो रहा है, एक एक चीजें सीख रहे हैं, एक एक चीजें समझ रहे हैं और आप में स्पीड भी, देखो समझ के साथ स्पीड भी जरूरी है। 3 घंटे में क्लास कंप्लीट करना रहता है तो 3 घंटे में वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके रखने की आदत भी बनानी होगी। इसलिए पूरी प्रैक्टिस, पूरी रिवीजन, वन शॉट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन और हैंड रिटन नोट्स और सारी चीजें आपको मिलना जरूरी होता है। यानी जितनी सुविधाएं एक स्टूडेंट को जरूरी है, जितनी चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें मिल जाती हैं। ओनली 700 का क्लास है, 700 रुपये से ज्यादा नहीं ले रहे हैं एक सब्जेक्ट के लिए, एक क्लास के लिए। यानी केमिस्ट्री की क्लास ओनली 700 रुपये में पूरे साल भर की पढ़ाई मिलेगी, जिसमें लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, वन शॉट है, रिविजन है, क्वेश्चन सॉल्यूशन है, सब कुछ है और साथ में टेस्ट भी है ताकि अपने आप को बना सको, पहचान सको, अच्छे स्टूडेंट बना सको, बेहतरीन रिजल्ट ला सको। तो चलो हम बात करते हैं आगे ईथरों के उपयोग। ईथर का क्या उपयोग है? ईथर का उपयोग, जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो विलायक के रूप में है। तेल, रेजिन, गोंद आदि का एक बेहतरीन विलायक है। दूसरा उपयोग बता रहा हूं मैं आपको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का विलायक भी है और इसको बनाते समय इसका माध्यम के रूप में भी उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेशन में उपयोग होता है, यानी ईथर को अगर किसी पदार्थ के ऊपर, किसी सामान के ऊपर अगर गिराएंगे तो वो उसकी वेपराइजेशन से ठंडकता उत्पन्न होती है, यानी कि ठंडकता उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। निषेधक के रूप में ईथर का उपयोग बेहोश करने के लिए या किसी स्थान को शून्य करने के लिए भी किया जाता है। अल्कोहल, ये धुआं रहित पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, कुछ सुगंध वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है ईथर का उपयोग। और अब ये समझ लीजिए कि आपकी इस चैप्टर की पढ़ाई कंप्लीट हुई है और सारे टॉपिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड है मैंने करा दिए हैं। हाँ, इतना याद रखिएगा, आपके समझ के लायक बताया गया। आज थोड़ा सा स्पीड ज्यादा था, मैं आपको ये बता दूं, लेकिन अगर आप मेरे साथ समझते हुए लिखते गए होंगे तो स्पीड ज्यादा नहीं है, बहुत सही रहा है। हाँ, मेरे क्लास के साथ क्लास 11th में जुड़ना चाहते हैं या क्लास 12th में भी जुड़ना चाहते हैं या शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हो रहा है उनके लिए केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह की तैयारी करना चाहें आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे जो आपको नंबर दिया है, यह नंबर आपको मिलेगा लगभग सुबह 10:30 बजे से 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक मिलेगा। तो इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। जिस नंबर पर भी आप कॉल करेंगे
दो नंबर हमारे पास है 9827497052 और 9644562030। दोनों में नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जिस नंबर पे कॉल करें आपको वो काम, आपका काम बन जाएगा। या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या हमारा विक्रम हैप केमिस्ट्री ऐप है उसमें जाकर के हमारी क्लास ले सकते हैं। विक्रम हैप केमिस्ट्री ऐप है, इस ऐप पर हमारी क्लासेस अवेलेबल है, वहां जाकर के हमारी क्लास ले सकते हैं। ज्यादा महंगा नहीं बेटा, पैसा मत बचाइए, इतना महंगा नहीं है, क्योंकि आज की महंगाई के हिसाब से ये फीस जो है बहुत कम है। आपको 700 रुपये में ही पूरी क्लास मिल जाएंगी 11th की, और 12th वाले बच्चों के लिए 12th के लिए, या जो भी है जैसा भी है आप बात करके कर सकते हैं। तो क्लास में ज्वाइन करें। इससे क्या होगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, लाइव क्लास मिल जाएंगे, सारे रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा जिसमें एक एक चीजों को सिखाया गया है। और क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एग्जाम की तैयारी मिल जाएगी, वन शॉट रिवीजन मिल जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल है। इसलिए कह रहा हूं ये क्लास आपके लिए वरदान होगा अगर इसमें आते हैं तो। बच्चों आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।